नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है देश लाइव का, जहां सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र में मचे घमासान की। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में अभी भी सत्ता का हाई वोल्टेज ड्रामा जारी है। इसके बाद शिंदे के ग्रुप में कई विधायक और जुट गए हैं। आपको बता दें कि गुवाहाटी होटल के सामने टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने विरोध भी जताया है। महाराष्ट्र में सियासत का हाई वोल्टेज ड्रामा आज भी जारी है। कई और विधायक शिंदे गुट से जुड़ गए हैं। इससे ठाकरे और कमजोर होते नजर आ रहे हैं। इससे पहले कल सीएम उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री आवास छोड़कर मातोश्री अपने घर पहुंच गए थे। ठाकरे ने फिलहाल सीएम पद नहीं छोड़ा है, लेकिन उन्होंने इशारा दिया है कि बागी अगर सामने आकर बात करें तो वह इसके लिए भी तैयार हैं। बुधवार को उद्धव ठाकरे ने फेसबुक पर लाइव आकर बागियों को सीधा संदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि कोई गद्दारी करने की जगह सीधे आकर उनसे बात करें। उद्धव के बयान के बाद एकनाथ शिंदे ने ट्वीट किया। वह बोले कि महाविकास आघाड़ी बेमेल का गठबंधन है जिसे खत्म करना चाहिए। तो वहीं शरद पवार को विधायकों और सांसदों के जो मीटिंग आज करनी थी वह फिलहाल शाम 5 बजे तक के लिए टल गई है। यह बैठक इसलिए टाली गई है क्योंकि फिलहाल कुछ नेताओं के साथ शरद पवार के आवास पर बैठक की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि वह शिवसेना के साथ हैं और आगे भी शिवसेना के साथ ही रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ शिंदे गुट का दावा है कि उनके साथ कुल मिलाकर 42 विधायक हैं। इसमें से 35 शिवसेना के विधायक बताए जा रहे हैं। सियासी संकट के बीच सीएम उद्धव ठाकरे सचिवों के साथ बैठक की। इसके बाद सीएम वर्चुअल रूप से इस बैठक में शामिल हुए। यह संदेश है कि अभी भी सरकार अपना काम कर रही है। उधर शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे सहित महाराष्ट्र के बागी विधायकों का एक समूह गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल में ठहरा हुआ है। उनकी सुरक्षा के लिए होटल के बाहर काफ़ी पुलिसकर्मी तैनात हैं और होटल को एक किले में तब्दील कर दिया गया है। तो वहीं अब तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के असम इकाई के सदस्यों और कार्यकर्ताओं ने होटल के बाहर पहुंच गए और अपना विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व तृणमूल कांग्रेस के असम प्रमुख रिपुन बोरा कर रहे हैं। खबर के मुताबिक गुवाहाटी में रेडिसन ब्लू होटल के बाहर प्रदर्शन कर रहे टीएमसी नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। प्रदर्शन कर रहे टीएमसी के एक कार्यकर्ता का कहना है कि असम में लगभग 20 लाख लोग बाढ़ के कारण पीड़ित हैं, लेकिन सीएम महाराष्ट्र सरकार को गिराने में व्यस्त हैं। बता दें कि एमएलसी चुनाव के नतीजे के ठीक बाद से ही महाराष्ट्र की राजनीति में भारी उथल पुथल मची हुई है। इस उथल पुथल का सीधा असर उद्धव ठाकरे सरकार पर पड़ा है। दरअसल शिवसेना के कद्दावर नेता एकनाथ शिंदे ने अपने बागी तेवर दिखा दिए हैं, जिसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि उद्धव सरकार कभी भी गिर सकती है। तो वहीं महाराष्ट्र से आए शिवसेना के बागी विधायकों के समूह को गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल में रखा गया है, जिसके बाद सुरक्षाकर्मी वहां तैनात हैं। इस होटल में आम लोगों के प्रवेश करने की तकरीबन अब तक रोक लगा दी गई है। इतना ही नहीं, गुवाहाटी पुलिस ने होटल में निजी सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने हाथ में ली है। तो वहीं शिवसेना नेता संजय राउत का दावा किया है कि गुवाहाटी में मौजूद 20 विधायक उनकी तरफ हैं। राउत ने कहा कि हमारी पार्टी मजबूत है, किसी भी हालात और किसी दबाव में उन लोगों ने हमारा साथ छोड़ा है उसका खुलासा जल्द ही किया जाएगा। हमारे संपर्क में लगभग 20 विधायक हैं और जब वे मुंबई आएंगे तब इसका खुलासा हो जाएगा। तो ईडी के दबाव में पार्टी छोड़ता है वह बाला साहेब ठाकरे का भक्त नहीं हो सकता है। इस तरीके के बयान अभी भी जारी हैं और लगातार ये घमासान और बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सत्ता का हाई वोल्टेज ड्रामा अभी भी जारी है और बड़े चेंजेस आने वाले वक्त में देखने को मिलेंगे। ब्रिटेन में बात अब उत्तर प्रदेश के पीलीभीत की कर लेते हैं। दरअसल यहाँ श्रद्धालुओं के से भरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जिसके में 10 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा 7 लोग घायल हुए, जिसमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है।
दोनों को बरेली रेफर कर दिया गया है। हादसा गजरोला थाना क्षेत्र के पूरनपुर हाईवे पर हुआ है। हादसे में जान गंवाने वाले और घायल सभी लखीमपुर जिले के गोला कस्बे के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि हरिद्वार से लखीमपुर आ रहे एक तेजी से DCM पेड़ से टकराने के बाद हाईवे पर पलट गई। इस हादसे में 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जहां यह हादसा हुआ वह जंगल का इलाका है और सुबह 4 बजे के आसपास यह हादसा हुआ। चालक को नींद की झपकी आने से यह हादसा हुआ। फिलहाल मौके पर प्रशासन के आला अफसर मौजूद हैं। इस हादसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक व्यक्त किया। CM दफ्तर की ओर से ट्वीट किया गया कि पीलीभीत में वाहन दुर्घटना में हुई जन हानि पर गहरा शोक है। मुख्यमंत्री जी ने सभी की आत्माओं की शांति की कामना करते हुए शोक व्यक्त किया। जिला प्रशासन के अधिकारियों को घायलों का समुचित उपचार करने के भी निर्देश दिए गए। इससे पहले हमीरपुर जिले के नेशनल हाईवे पर बुधवार को एक लोडर और ऑटो रिक्शे के बीच टक्कर हुई थी। कितने लोग एक्सपायर हो गए, कितने लोग यहाँ पर क्या ट्रीटमेंट है? जनपद पीलीभीत में गजरौला थाना क्षेत्र में आज तड़के लगभग 4 साढ़े 4 बजे के आसपास एक बहुत ही दुखद हादसा हुआ, जिसमें DCM से कुछ लोग हरिद्वार से गोला वापस लौट रहे थे। 17 लोग कुल थे उस गाड़ी में और उसका एक्सीडेंट होता है और 10 लोग ऑन द स्पॉट ख़त्म हो जाते हैं। बाकी जो 7 लोग हैं उसमें से 2 को बरेली रेफर करा गया है और 5 जो इंजर्ड हैं उनको यहाँ जिला अस्पताल पीलीभीत में उपचार कराया जा रहा है। यहाँ पे सभी डॉक्टर्स उपलब्ध हैं, उनके प्रिलिमिनरी स्कैन्स करा लिए गए हैं और उनको यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। मेरे द्वारा और कप्तान साहब द्वारा आके मौके पे देखा गया है। इनके परिवारजनों से जो गोला में है और पुआया में है उनसे संपर्क करा जा रहा है और उनको जानकारी देके तत्काल बुलाया भी जा रहा है। ब्रिटेन में बात अब उत्तर प्रदेश के हमीरपुर की कर लेते हैं। दरअसल हमीरपुर में भी एक भीषण सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि हमीरपुर जिले में NH 34 पर पिकअप और ऑटो की आमने सामने से टक्कर हो गई। इसमें 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि लगभग 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कानपुर सागर हाईवे पर मोदहा के मकरांव गांव के पास बुधवार शाम 5 बजे लोडर और ऑटो के बीच भीषण भिड़ंत में 8 लोगों की मौत हो गई। 8 लोग घायल हुए, इनमें से 2 की हालत गंभीर है। मरने वालों में पिता पुत्री भी शामिल हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर शोक जताया। उन्होंने पीड़ितों को हर संभव मदद पहुंचाने के लिए निर्देश दे दिए। हादसे की वजह बिना डिवाइडर वाले रास्ते पर लापरवाही से ओवरटेक करना बताया जा रहा है। ऑटो चालक मोदहा से सवारियां लेकर सुमेरपुर जा रहा था। उधर जिला मुख्यालय के आम लाद कर एक लोडर मोदहा की ओर जा रहा था। मकरगांव के पास दोनों के आमने सामने टक्कर हो गई और ऑटो के परखच्चे उड़ गए और लोडर उसी वक्त पलट गया। इन घायलों में 6 ऑटो सवार और 2 लोडर सवार हैं। मृतकों में श्याम बाबू अपने परिवार के साथ थाना मुस्कारा के इस्लामिया गांव स्थित ससुराल में एक शादी समारोह में वापस लौट रहे थे, जहां छपरा निवासी विजय CCTV कैमरा लगाने वाले का काम करते हैं। तो वहीं मोदहा कस्बे की एक बैंक में कैमरा लगाकर ऑटो से लौट रहे थे। तो वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रभूषण, पुलिस अधीक्षक शुभम पटेल और विधायक मनोज कुमार प्रजापति ने CHC पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। ब्रिटेन में बात अब अफगानिस्तान में भूकंप की कर लेते हैं। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में भयंकर भूकंप देखने को मिला, जिसमें 1000 लोग मारे गए। बुधवार को भूकंप ने अफगानिस्तान में भयंकर तबाही मचाई। देर रात आए भूकंप ने करीब 1000 लोगों के मारे जाने की बात कही जा रही है और इसमें घायल होने वाले लोगों की संख्या 1500 है। यह दावा आपदा प्रबंधन विभाग के डिप्टी मिनिस्टर मौलवी सरफुद्दीन ने किया। इससे पहले 255 लोगों के मारे जाने की बात कही जा रही थी। भूकंप के ये झटके पाकिस्तान में भी महसूस किए गए। तो वहीं भूकंप की तीव्रता
6.1 मापी गई। तो वहीं यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के दक्षिण पूर्व में रहा। न्यूज़ एजेंसियों के मुताबिक भूकंप की वजह से अफगानिस्तान में अब तक 1000 लोगों की मौत हुई है, वहीं 1500 के करीब लोग जख्मी हुए हैं। भूकंप की अधिकतम तीव्रता अब तक तय नहीं हो पाई है। हालांकि रिएक्टर केवल स्केल पर 7.0 या उससे अधिक की तीव्रता वाले भूकंप को सामान्य से खतरनाक माना जाता है। अफगानिस्तान में आया भूकंप इससे कुछ ही कम तीव्रता वाला था। पाकिस्तान के कई शहरों में महसूस हुए भूकंप के झटके। इसके बाद पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक भूकंप के झटके वहां इस्लामाबाद समेत बाकी शहरों में भी महसूस हुए। सोशल मीडिया पर लोग भूकंप की बात कर रहे थे। लोगों ने लिखा कि भूकंप के ये झटके कुछ सेकंड तक महसूस हुए, लेकिन इसकी वजह से लोग डरकर इधर उधर भागने लगे। इससे पहले शुक्रवार को भी पाकिस्तान में भूकंप आया था। तब इस्लामाबाद, पेशावर, रावलपिंडी और कई जगह ऐसे झटके महसूस किए गए थे। ये झटके फैसलाबाद, एबटाबाद, स्वात, बुनेर, कोहात और मलकांडी में भी महसूस किए गए थे। लेकिन अफगानिस्तान में जो भूकंप आया उसमें 1000 लोगों की मौत हो गई, जिसमें से 1500 से ज़्यादा लोग जख्मी हो गए। बुलेटिन में बात अब राहुल गांधी की कर लेते हैं। दरअसल ईडी से पूछताछ के बाद राहुल गांधी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इससे ज़्यादा गंभीर मुद्दे बेरोजगारी और अग्निपथ के हैं। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की जांच का सामना कर रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि ईडी और ऐसी एजेंसियों मुझ पर दबाव नहीं बना सकती। उन्होंने कहा कि मुझसे पूछताछ करने वाले अधिकारी भी समझ गए होंगे कि कांग्रेस नेता को डराकर धमकाया नहीं जा सकता। कांग्रेस नेता ने कहा कि बीजेपी देश की सेना को कमजोर कर रही है। दरअसल ईडी की पूछताछ और अग्निपथ योजना को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच कांग्रेस ने बुधवार को पार्टी मुख्यालय पर सभी सांसदों और विधायकों की बैठक बुलाई। इस बैठक को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ईडी की 5 दिनों तक चली पूछताछ के दौरान एकजुटता प्रकट करने के लिए कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का आभार जताया। उन्होंने कहा कि ईडी ने उनसे पूछताछ एक छोटा मामला है, क्योंकि आज बेरोजगारी और अग्निपथ योजना सबसे ज़रूरी मुद्दे हैं। उन्होंने कहा कि मेरा मामला छोटा सा मामला है। सच कहूँ तो यह ज़रूरी भी नहीं है। आज सबसे ज़रूरी बात रोजगार की है। लघु और मध्यम उद्योग देश की रीढ़ की हड्डी हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने इस रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया है। यह बात मैं महीनों से कह रहा हूं। राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह खुद को राष्ट्रवादी कहते हैं और सेना को कमज़ोर करने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी अग्निपथ योजना को वापस लेना ही होगा। भारत के युवा जानते हैं कि राष्ट्र को मजबूत करने के लिए सच्ची देशभक्ति की आवश्यकता होती है। हम सुनिश्चित करेंगे कि यह योजना निरस्त हो जाए। यह देश युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे युवा आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में भर्ती होने वाले रोज दौड़ते हैं। उन्होंने मैं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इस देश की रीढ़ की हड्डी को तोड़ चुके हैं। यह देश अपने युवाओं और अब बेरोजगार को भी नहीं दे पा रहा है, चाहे सरकार कुछ भी कर ले। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि किसानों के बारे में हमने कहा था कि उन्हें यह बिल वापस लेना पड़ेगा। अब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि पीएम मोदी को यह अग्निपथ योजना वापस लेनी पड़ेगी। हिंदुस्तान का हर युवा हमारे साथ खड़ा है। और उन्होंने अब 1 रैंक और ना पेंशन की बात को लेकर कहा। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी 1 रैंक एक पेंशन की बात करती है, लेकिन ना रैंक और ना ही पेंशन है। युवा कड़ी मेहनत करेंगे और अपने घरों को वापस जाएंगे। रिटायर होने के बाद उन्हें कोई रोजगार नहीं मिलेगा। इस तरीके के बयान राहुल गांधी ने दिए हैं। पांच दिन हुए, आखिरी दिन कहते राहुल जी आपने इतनी पेशेंटली सवाल के जवाब दिए, हर सवाल को आपने सुना, आपने जवाब दिया, फिर आपने चेक किया, तो इतनी पेशेंस आप में से आपको कहां से मिल गई? मैंने कहा भैया ये तो मैं आपको नहीं बता सकता।
वो पहले आपने थकान की बात पूछी, मैंने विपासना बोल दिया। मैं पेशेंस का नहीं कह सकता आपको। आप जानते हो पेशेंस कहां से आई? कह देना था कांग्रेस पार्टी में 2004 से काम कर रहा हूं। पेशेंस नहीं आएगी तो क्या आएगी? इस बात को कांग्रेस पार्टी का हर नेता समझता है। देखो बैठे हुए हैं, सचिन पायलट जी बैठे हुए हैं, सब बैठे हुए हैं, मैं बैठा हूं। तो ये जो हमारी पार्टी है, संगठन है, सिद्धरमैया जी भी बैठे हुए हैं, रणदीप, सब बैठे हुए हैं, पेशेंटली बैठे हुए हैं, प्यार से बैठे हुए हैं। तो ये जो हमारी पार्टी है, ये हमें थकने नहीं देती है। 1 रैंक 1 पेंशन की बात करते थे, अब 9 रैंक 9 पेंशन। अब आप दौड़ो, सुबह सुबह दौड़ो, आर्मी में भर्ती हो और फिर घर जाओ। और याद रखना, जब आप घर जाओगे, मैं गारंटी करके कह रहा हूं, जब आप घर जाओगे, आर्मी के बाद घर जाओगे, आपको कोई रोजगार नहीं मिलने वाला है, कोई रोजगार नहीं मिलने वाला है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 से 27 जून को G7 के शिखर सम्मेलन के लिए जर्मनी जाएंगे। इसके बाद वे यूएई की यात्रा भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 से 27 जून को G7 शिखर सम्मेलन के लिए जर्मनी के एलोमो का दौरा करेंगे और भारत वापस आने के दौरान संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा भी करेंगे। जर्मनी के चांसलर ओलाफ के निमंत्रण पर पीएम मोदी देश की यात्रा कर रहे हैं। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के 2 सूत्रों के बोलने की उम्मीद है, जिसमें पर्यावरण, ऊर्जा, जलवायु, खाद्य सुरक्षा, तो वहीं लौकिक समानता और लोकतंत्र शामिल है। जी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को यूएई की यात्रा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी यूएई के पूर्व राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख खलीफा बिन जायद अल के निधन पर अपनी व्यक्तिगत संवेदना व्यक्त करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी उस रात 28 जून को संयुक्त अरब अमीरात में से प्रस्थान करेंगे। शिखर सम्मेलन के मौके पर पीएम मोदी कुछ भाग लेने वाले देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। G7 शिखर सम्मेलन का नियंत्रण भारत और जर्मनी के बीच मजबूत और घनिष्ठ साझेदारी और उच्च स्तरीय राजनीतिक संपर्कों की परंपरा को ध्यान रखते हुए है। भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श IGC के 6ठे संस्करण के लिए पीएम मोदी की अंतिम जर्मनी यात्रा 2 मई 2022 को हुई थी। संयुक्त बयान के अनुसार 6ठे अंतर सरकारी परामर्श के दौरान भारत और जर्मनी के हरित और सतत विकास के लिए अपने समझौते में हाइड्रोजन रोड मैप विकसित करने पर सहमति व्यक्त की। बयान में दोनों देश भारत जर्मनी अक्षय ऊर्जा साझेदारी स्थापित करने पर सहमत हुए, जिसमें नवीन सौर ऊर्जा और अन्य नवीनकरण ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इसमें बिजली ग्रिड, भंडारण और बाजार डिजाइन के लिए संबंधित चुनौतियों को भी शामिल किया गया, ताकि एक उचित ऊर्जा संक्रमण की सुविधा मिल सके। प्रधानमंत्री मोदी अपनी 3 दिवसीय यूरोप यात्रा से पहले चरण में जर्मनी में थे। जर्मनी चांसलर ओलाफ के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद उन्हें औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर मिला। दिसंबर 2021 में चांसलर के पदभार ग्रहण करने के बाद से यह उनकी पहली मुलाकात थी, जिसके बाद अब वह 26 और 27 जून को जर्मनी जा रहे हैं, जिसमें वे G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। तो अगस्त में नेपाल जाएंगे भारत के सेना प्रमुख। आपको बता दें कि भारत के सेना प्रमुख मनोज पांडे को वहां सम्मानित भी किया जाएगा। भारत सेना प्रमुख मनोज पांडे अगस्त में नेपाल जाएंगे। वहीं उन्हें नेपाल थल सेना के जनरल की मानद उपाधि में से सम्मानित किया जाएगा। इसके मद्देनज़र नेपाल में भारतीय राजदूत
शंकर प्रसाद शर्मा ने सोमवार को भारतीय आर्मी चीफ से बात भी की। इसकी जानकारी उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिए दी। उन्होंने लिखा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे से बात करके अच्छा लगा। हमने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के विभिन्न पक्षों पर चर्चा की और नेपाल के लिए जारी सहयोग को लेकर भारतीय सेना को धन्यवाद अदा किया। 1950 से चलता आया है कि सम्मान का सिलसिला 1950 में जब जनरल KM नेपाल दौरे पर गए थे, उस समय से ही नेपाल और भारत के बीच यह परंपरा शुरू हो गई थी कि दोनों देश एक दूसरे की सेनाओं का सम्मान करेंगे। इससे पहले नेपाल के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ प्रभु राम शर्मा पिछले साल नवंबर में भारत आए थे। उनका यह भारत दौरा भारतीय समक्ष के लिए था। उन्होंने भी भारतीय सेना प्रमुख के मानद सम्मान दिया गया था। इस दौरान शर्मा ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री S जयशंकर से मुलाकात की। उन्होंने ट्वीट कर बताया था कि नेपाल आर्मी प्रमुख जनरल प्रभु राम शर्मा का भारत में स्वागत कर खुशी हुई। पिछले हफ्ते ही भारतीय थल सेना के अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने चीन से सटे हिमाचल और उत्तराखंड के सीमांत इलाकों का दौरा किया था। सेना प्रमुख ने हिमाचल के चीन से सटे बॉर्डर समदों का दौरा किया था। यहाँ उन्होंने बॉर्डर पर तैनात भारतीय सेना सहित ITBP जवानों के साथ भी मुलाकात की थी। इसके बाद अब वह अगस्त को नेपाल जाएंगे, जहां उन्हें सम्मानित किया जाएगा। देश की सबसे बड़ी बैंक धोखाधड़ी। इसके बाद DHFL के कई ठिकानों पर CBI ने छापा मारा है। आपको बता दें कि इससे पहले CBI ने 34,614 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में बुधवार को मुंबई और महाराष्ट्र में DHFL, उसके प्रमोटर कपिल वाधवन, धीरज वाधवन, व्यवसायी सुधाकर शेट्टी और अन्य से जुड़े परिसरों में 12 स्थानों पर छापा मारा। आपको बता दें कि यह देश का सबसे बड़ी बैंक धोखाधड़ी है, जो कि नीरव मोदी के घोटाले मामले का लगभग तिगुना है। FIR के अनुसार दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, उनके तत्कालीन मुख्य प्रबंधन निदेशक कपिल वाधवन और निदेशक धीरज वाधवन, व्यवसायी सुधाकर शेट्टी और सभी आरोपियों ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाली 17 बैंकों के संघ को धोखा देने के लिए आपराधिक साजिश रची थी। CBI के मुताबिक साजिश के तहत आरोपी कपिल वाधवन और सभी ने बैंकों को 42,871 करोड़ रुपए के बड़े कर्ज को मंजूरी देने के लिए प्रेरित किया था। DHFL की पुस्तक में धोखाधड़ी करने के धन से एक महत्वपूर्ण हिस्से का गबन कर उसका दुरुपयोग किया गया, जिसके बाद कंसोर्टियम बैंकों का वैध बकाया है, जिसमें से कंसोर्टियम लेंडर्स को 34,615 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। आपको बता दें कि बैंकों ने 2010 से ही आरोपी फर्मों को कर्ज देना शुरू कर दिया था। 2019 में 34,615 करोड़ रुपए से अधिक कर्ज को NPA घोषित कर दिया गया था। बुलेटिन में बात अब कोरोना के केसों की कर लेते हैं। कोरोना के केसों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, तो वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना के 13,313 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के केसों में आज भी उछाल देखने को मिला। बीते 24 घंटे में कोविड के 13,000 से ज़्यादा मामले सामने आए। ये मामले 13,313 देखने को मिले, तो वहीं इससे पहले बुधवार के मुकाबले ये 8.7% ज़्यादा हैं। इसके अलावा बीते 24 घंटे में कोविड के वजह से 38 लोगों को जान गंवानी पड़ी। फिलहाल भारत में कोविड के 83,000 से ज़्यादा एक्टिव मरीज हैं। जिन 5 राज्यों में कोविड की स्थिति चिंताजनक है, उनमें से केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश हैं। आपको बता दें कि केरल में 4,224 कोरोना के मामले हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 3,260
कोरोना के मामले देखे गए हैं। तो वहीं दिल्ली में 928 कोरोना के मामले मिले हैं, तमिलनाडु में 771 और उत्तर प्रदेश में 678 मामले शामिल हैं। कुल नए केसों में से 74.07% इन 5 राज्यों से सामने आए हैं। वहीं कुल नए केसों में सिर्फ केरल की हिस्सेदारी 31.73% है। कोविड की वजह से बीते 24 घंटे में 38 मरीजों की मौत हुई है। देश में अब तक कोविड की वजह से 5 लाख से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। यह संख्या 5,24,941 हो गई है। देश में कोविड से ठीक होने वाला दर 98.6% है। तो वहीं 24 घंटे में 10,972 मरीजों ने कोविड को मात दी है। फिलहाल देश में कोविड के 83,990 एक्टिव केस हैं। बीते 24 घंटे में 2,303 एक्टिव केस की बढ़ोतरी देखी गई है। बात करें राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली में कोविड-19 के 928 नए मामले सामने आए। यहां सक्रिय मामलों की बढ़कर अब 5,054 हो चुके हैं। वहीं महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के केस 3,260 पहुंच चुके हैं। यहां सक्रिय मामले बढ़कर अब 24,639 पहुंच गए हैं। बुलेटिन में बात अब मौसम की कर लेते हैं। दरअसल मानसून का असर देखने को मिल रहा है। आने वाले 4 दिनों में कई राज्यों में मानसून की तरफ से तेज बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। देश के कई राज्यों में मानसून ने दस्तक दे दी है, अब उत्तर भारत की ओर आगे बढ़ रहा है। हालांकि दक्षिण के राज्यों में अभी भी भारी बारिश जारी है। कर्नाटक, केरल, गोवा आदि में मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा बिहार, झारखंड के लिए भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में पिछले कुछ दिनों से बारिश और आंधी तूफान से काफ़ी लोग प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने कहा कि मुंबई में अगले कुछ दिनों तक बारिश होती रहेगी। मौसम विभाग ने रायगढ़ और पुणे सहित महाराष्ट्र के 5 जिलों के लिए रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। वहीं मौसम विभाग ने गुरुवार को अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की भी संभावना जताई है। मौसम विभाग ने 2 दिनों के लिए मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यहाँ भी भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने ट्वीट करके आगामी दिनों के मौसम की जानकारी दी है। मौसम विभाग के मुताबिक गोवा, तटीय कर्नाटक और केरल में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश रहेगी। वहीं मध्य महाराष्ट्र में 24 से 26 जून तक, कर्नाटक में 24 से 25 जून, गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में 25 और 26 जून को बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। उधर बंगाल की खाड़ी से पूर्वोत्तर और उससे सटे पूर्वी भारत का दक्षिण पश्चिमी हवाओं के प्रभाव की वजह से 25 और 26 जून को बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा 23 और 24 तारीख को भी बारिश रहेगी। बिहार, झारखंड, ओडिशा में 3 दिन तक झमाझम बारिश रहेगी। बिहार, झारखंड के लिए आए यह अलर्ट उत्तर भारत के राज्यों में भी मानसून धीरे धीरे दस्तक दे रहा है। प्री मानसून की वजह से कई राज्यों में बारिश का सिलसिला है। पिछले कुछ दिनों से लगातार ये बारिश जारी है। मौसम विभाग ने बताया कि 23 से 26 जून के दौरान बिहार में, 24 और 25 जून को झारखंड और 22 से 26 जून के दौरान ओडिशा और छत्तीसगढ़ में बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। बिहार की बात करें तो मौसम विभाग के अनुसार राजधानी पटना, भागलपुर, औरंगाबाद में ज़्यादातर जगह पर आने वाले दिनों में झमाझम बारिश की संभावना है। वहीं बात अगर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की करें तो दिल्ली एनसीआर में ये मानसून कब दस्तक देगा। स्काईमेट वेदर के मुताबिक इस समय प्री मानसून गतिविधियां काफ़ी कमज़ोर हैं। इस वजह से आने वाले 3 दिनों तक बारिश की संभावना नहीं जताई गई है। हालांकि आगामी दिनों में हवा की दिशा पश्चिमी से बदलकर पूर्वी हो जाएगी, जिससे दिल्ली एनसीआर में 28 जून की रात से बारिश के आसार बने हुए हैं। ऐसे में संभावना है कि 28 से 30 जून के बीच दिल्ली और एनसीआर में मानसून दस्तक दे सकता है।
बुलेटिन के आखिरी में बात असम की बाढ़ की कर लेते हैं। असम की बाढ़ से 32 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हैं। आपको बता दें कि इस बाढ़ की वजह से कई लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। असम में बाढ़ बारिश के हालात अभी भी गंभीर बने हुए हैं। अब राज्य के 32 जिलों में 47 लाख से ज़्यादा लोग बाढ़ की जद में आ चुके हैं, तो वहीं 80 लोगों की मौत इस बाढ़ से हो चुकी है। हज़ारों घर बाढ़ में डूब चुके हैं। 1 लाख से ज़्यादा लोगों को रिलीफ कैंप में भेजा जा चुका है। हालात को देखते हुए एनडीआरएफ के साथ साथ भारतीय सेना भी राहत और रेस्क्यू के काम में जुटी हुई है। आर्मी की 14 टीमें इस काम में जुटी हुई हैं, तो वहीं पिछले दिनों में ही आर्मी ने 4500 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया है। इंडियन आर्मी के जवान नाव के जरिए बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने में जुटे हुए हैं। बाढ़ में फंसे लोगों की मुख्य समस्या पीने का पानी है। सरकार की ओर से पानी और भोजन दिया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां तक सरकारी मदद नहीं पहुंच पा रही है। पिछले 2 दिनों में बारिश में कमी हुई है, लेकिन बाढ़ का पानी अब असम के ऊपरी भाग के राज्यों के निचले इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। मध्य और निचले असम में हालात अभी भी गंभीर बने हुए हैं। बाराक वैली में भी बाढ़ के चलते हालात नाजुक बने हुए हैं। बराक घाटी के कई इलाके और रेल सड़क मार्ग से कट चुके हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अभी भी बारिश का अनुमान असम में जताया गया है। पिछले कई दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा से फ़ोन पर बात कर हालत का जायजा लेते हुए लिया। उन्होंने इस दौरान सीएम को हर संभव मदद देने का भी भरोसा दिया। असम के स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 11 लोगों की मौत दर्ज हुई है और कई लोग लापता हैं। कछार जिले में 2 लाख से ज़्यादा, वहीं करीमगंज में 1,33,000 लोग, बारपेटा जिले में सबसे ज़्यादा 12,30,000 लोग, वहीं तरांग जिले में 4,59,000 लोग, तो वहीं बजली में 3,38,000 लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इस पर राज्य के उभरते हुए युवा क्रिकेटर रियान पराग ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से चिंता जताते हुए लोगों से मदद की गुहार लगाई थी। अब आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलने वाले इस युवा खिलाड़ी ने लिखा कि अगर असम की चाय पसंद है तो यहाँ की चिंता कीजिए। रियान पराग ने ट्वीट पर लिखा कि अगर आप असम की चाय पर जश्न मना सकते हैं तो आपको असम में आई बाढ़ पर भी चिंतित होना चाहिए। कई सारे लोग बेघर हो गए हैं और कई घर तहस नहस हो चुके हैं। कई सपने चकनाचूर हो गए हैं। जल्द ही ठीक हो जाओ मेरे प्यारे असम। ऐसा करके उन्होंने ट्वीट लिखा। छोटी से छोटी मदद की भी यहाँ पर मायने रखती है और जय हिंद। उन्होंने अपनी ट्वीट में लोगों को यह कहा कि अगर आपको असम की चाय पसंद है तो यहाँ पर आई बाढ़ और यहाँ पर बाढ़ में प्रभावित लोगों के बारे में सोचना ज़रूरी है। देश लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।